पीएच की वैल्यू कैसे आती है, ये समझ नहीं पीएच आया। की वैल्यू कैसे आती है? देखो मैंने ना न्यूट्रल सॉल्यूशन पानी लिया, पानी का पीएच लिया, वो था जो भी वैल्यू आ रही थी ना उसको मैंने नाम दे दिया 7। अब अगर वो वैल्यू उससे छोटी आ रही है तो उसको मैं 7 से कम करता जाऊंगा। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना H2SO4, उसकी पीएच की वैल्यू आती है 1। बहुत सारी। सही है। मोमल अपना माइक ऑफ कर दो। बाकी हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केली है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी पीएच की वैल्यू आती है 14। सही है। इसको हमने ऐसा एक स्केल, एक स्टैंडर्ड स्केल बनाया हुआ है, कंपैरेटिव स्केल बनाया हुआ है। कंपैरेटिव स्केल क्या मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग एल्केली है, उसका जो पीएच 14 है, तो उसका क्या मतलब है, उसमें H पॉजिटिव आयन 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। H पॉजिटिव आयन होगा उसमें, लेकिन OH नेगेटिव आयन से कम होगा। इसी तरह pH 7 जो है न्यूट्रल है। आप कह रहे हो कि यार ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना एल्कली है, ना उसमें H पॉजिटिव आयन होना चाहिए ना OH नेगेटिव आयन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दोनों होंगे, लेकिन दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए वो न्यूट्रल है। सही है, समझ आती है इतनी बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब बढ़ने का मतलब थोड़ा सा दोबारा पीछे आ रहे हैं, एसिड्स की तरफ आ रहे हैं। एसिड्स की डेफिनेशन तुम लोगों को याद होनी चाहिए। तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तुम लोगों को वीक एसिड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इनकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे मैंने तुम्हें बताया HCl है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। वीक एसिड में मैंने तुम लोगों को बताया कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इथेनोइक एसिड है CH3COOH। ठीक है। नाइट्रस एसिड है HNO2 सॉरी नॉट 3। ठीक है, देखो ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, और HNO2 है नाइट्रस एसिड। दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड दिस वन इज नाइट्रस एसिड, वीक एसिड है। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है। गड़बड़ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पता होनी चाहिए। अच्छा, एसिड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो तुम लोगों ने बचपन में याद की होगी, दे आर सावर इन टेस्ट। सावर खट्टा टाइप का कुछ, जैसे लेमन होता है ना, जैसे सिरका होता है, दैट इज सावर। ठीक है, अब इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है हसन, तुम लोगों ने वो नहीं करी, डेफिनेशन लिखी नहीं साथ साथ। अच्छा चलो, ये रिकॉर्ड हो रही है ना लेक्चर, रिकॉर्ड हुई भी है तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, उसमें से लिख देना डेफिनेशन, प्लस इसके हैंडआउट भी मिल जाएंगे। हैंडआउट्स मिल जाएंगे तो उसमें डेफिनेशन सारी मिल जाएंगी। अच्छा, एसिड की जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, एसिड को टेस्ट कैसे करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, अब लिटमस पेपर हमारे पास क्या होता है, देखो लिटमस पेपर हमारे पास एक पेपर है, वो हमारे पास लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, उसको जब हम एसिड में डालते हैं ना तो वो डार्क रेड कलर का हो जाता है। और अगर उसी लिटमस पेपर को हम एल्कली में डालेंगे, अब देखो बेस मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, बेस इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बेस सॉलिड होता है। मैं डुबोऊंगा कैसे सॉलिड में उसको, पेपर को मैं तो लिक्विड में डिबोऊंगा। ठीक है, डिप मुझे करना है तो मुझे लिक्विड में करना है, सोल्यूशन में करना है, और सोल्यूशन एल्कली होता है, बेस जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है। तो लिटमस पेपर को जब मैं एल्कली में डिप करता हूँ तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का।
और जब मैं उसको एसिड में डिप करता हूँ तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि कोई सोल्यूशन मेरे पास एसिड है या नहीं है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसको पी के चेक कर लो कि वो सावर इन टेस्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर वो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, तो तुमने पी लिया, तुमने बोल दिया सावर है। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो पीने के बाद तुम नहीं रहोगे, पता हमें चल जाएगा कि वो एसिड था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम लिटमस पेपर डिप करो। लिटमस पेपर डिप करोगे तो अगर लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है तो इट मींस इट इज एन एसिड, ठीक है। उस सोल्यूशन में लिटमस पेपर डिप कर दोगे। उसके अलावा और क्या तरीके हैं चेक करने के लिए कि एसिड है या नहीं है? हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे, जिसकी हमारी कल बात हो रही थी, ठीक है। इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करेगा, बताएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, एल्कली है, ठीक है। इंडिकेटर्स हमारे पास जो सिलेबस में, ओ लेवल के सिलेबस में हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं। पहला है फिनोल्फिथिलीन, ठीक है। फिनोल्फिथिलीन, अच्छा इसकी स्पेलिंग सब गलत लिखते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? PHENOLPHTHELEIN, ठीक है। अच्छा, फिनोल्फिथलीन भी होता है, ए भी लिखा हुआ होता है यहाँ पे अक्सर, बट स्पेलिंग से हमारा कंसर्न नहीं है, हमें इसका कलर, अब इसका नाम जो भी लिखा हुआ है, पी से जिस इंडिकेटर का नाम यूज हो रहा है वो फिनोल्फिथलीन है। थिंग इज कि तुम्हें उसका कलर याद होना चाहिए कि एसिड में उसका कलर क्या है। तो कल हमारी बात हो रही थी, तो एसिड में फिनोल्फिथलीन का कलर क्या होता है? जब अगर फॉर एग्जांपल चेक कैसे करेंगे? फिनोल्फिथलीन जो होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्रॉप्स। हमारे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर मैंने फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर के ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। और वो ड्रॉप्स जब मैंने डाले, तो अगर एसिड होगा नीचे तो इस सोल्यूशन का कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे हमारे पास एल्कली होगा ना, तो वो ड्रॉप जैसे एल्कली में गिरेंगे तो वो कलर जो है एल्कली का कर देगा पिंक कलर का, सही है। तो फिनोल्फिथलीन एसिड में जो हमें कलर देता है वो कोई कलर नहीं देता, मतलब ये हम लिखेंगे कलरलेस इन एसिड। और पिंक कलर का होता है इन बेस, पिंक इन बेस, सही है। दूसरा हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी फिनोल्फिथलीन की तरह यूज होता है। मिथाइल ऑरेंज रेड इन एसिड, रेड कलर देता है एसिड में, और बेस में येलो देता है, ठीक है। बेस मतलब मैं अल्कली में डाल रहा हूँ उसको, क्योंकि बेस तो सॉलिड होता है ना, उसमें तो मैं डिप नहीं कर सकता उसको। लेकिन जनरली हम बेस कह रहे होते हैं, बेस कह दो अल्कली कह दो, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्कली बनता कैसे है जब बेस को पानी में डिसॉल्व करते हो, सही है। और तीसरा हमारे पास क्या था? लिटमस पेपर। तो इन तीनों के कलर तुम्हें याद होने चाहिए। लिटमस पेपर एसिड में रेड होता है, फिनोल्फिथलीन एसिड में कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, सही है। अल्कली के भी कलर्स याद होने चाहिए। लिटमस में अल्कली ब्लू होता है, फिनोल्फिथलीन में पिंक होता है, मिथाइल ऑरेंज में येलो होता है। तो ये कलर तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए। अच्छा, एसिड की एक और प्रॉपर्टी है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझो इलेक्ट्रोलाइट चीज क्या है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वो सोल्यूशन है जिसमें आइंस हो, एनी सोल्यूशन विद आइंस। सोडियम क्लोराइड है, पानी में डालो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन बनता है, आयनिक बॉन्डिंग में भी इतना पड़ा, एक्वा सोल्यूशन बनता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एसिड को पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयंस बनता है ना, आयंस बनता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री मूविंग आयंस होते हैं। इसका क्या मतलब है? एसिड के जो सॉल्यूशंस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एनी सॉल्यूशन विद फ्री मूविंग आयंस। इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, सही है। एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक और प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी पांचवी बल्कि है ना, दे आर कोरोसिव।
एसिड कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब कि अगर आपकी स्किन पे वो गिर जाए तो वो आपकी स्किन बर्न कर देता है। अच्छा, इसका सिंबल जो है वो इसका सिंबल ऐसा होता है कि एक हाथ बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड का ड्रम है और उस ड्रम पे आपको शो करना है कि यहाँ इसमें एसिड है, या तो लिख दो या एक सिंबल होता है, वो सिंबल में वो हाथ पे कोई ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं ऐसे। इसका क्या मतलब है कि दिस इज कोरोसिव इन नेचर। आप उस चीज को एहतियात से इस्तेमाल करें, ग्लव्स वगैरह पहन के इस्तेमाल करें। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सर ये इलेक्ट्रोलाइट वाली जो प्रॉपर्टी है रिपीट कर दें। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके पास फ्री मूविंग आयंस हो। एसिड को जब पानी में डालते हो, चाहे कोई भी एसिड हो, वो फुली आयोनाइज हो रहा हो या पार्शियली आयोनाइज हो रहा हो, जब उसको पानी में डालते हो तो वो H पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। H पॉजिटिव आयन बनाएगा ना, तो ये फ्री मूविंग आयंस है ना, जो जिस सोल्यूशन में फ्री मूविंग आयंस होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या होती है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम पीछे सर अभी तो पढ़ते ये आ रहे हैं वीक एनीबॉडी। एसिड नहीं होते? रिपीट करो अपना क्वेश्चन, आवाज नहीं आई। सर मैं बोल रहा हूँ आप ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक एसिड में नहीं होते, फिर क्या है इलेक्ट्रोलाइट? वीक में भी होते हैं, क्योंकि वीक में भी तो आयंस होते हैं ना। अब जैसे CH3COO नेगेटिव है, CH3COOH इथेनोइक एसिड, पानी में इसको डालोगे तो H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो ना, कम निकलेगा लेकिन होगा तो ना, जब तो एसिड है H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो भी हुआ ना, वीक एसिड भी हुआ। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। सही है, बढ़े आगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड रिएक्ट कैसे करता है। देखो एसिड के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक चलेंगे साथ। पहला जो एसिड का रिएक्शन है कि एसिड जो होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, और जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट होती है वो होती है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एसिड है, लेट्स से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कोई भी ले लो, जैसे मैग्नीशियम ले लो, या बल्कि पहले सोडियम लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में बनेगी, NaCl एक्वस फॉर्म में बनेगा क्योंकि पानी में डिसॉल्व है। सोडियम मैंने डाला था सॉलिड फॉर्म में, और HCl क्योंकि वो एसिड था, वो एक्वस फॉर्म में पानी में डिसॉल्व था ना। तो असल में करा क्या, मेरे पास एक बीकर था, उसके अंदर था HCl। HCl के अंदर मैंने एक सोडियम मेटल का टुकड़ा डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे मैं डालूंगा सोडियम मेटल तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी, बबल आउट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और NaCl। हाइड्रोजन गैस कैसे हुआ, अच्छा देखो ये रिएक्शन है, जब भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसके रीजन में जाने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन ही क्यों निकली, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई और गैस क्यों नहीं निकली। देखो केमिस्ट्री पढ़ते वक्त एक चीज का ख्याल रखना कि कुछ चीजें हम लोगों ने नेचर में ऑब्जर्व की और फिर हमने बोला कि एसिड ऐसे रिएक्ट होकर ये बनाता है। ठीक है, मतलब जैसे पॉइजन है, पॉइजन खा लो तो डेथ हो जाती है, इसी तरह कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो ऐसे हो रहे होते हैं। हम लोगों ने सिर्फ ये स्टडी किया कि ये रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं, हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन जब इससे रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट ये मिलेगा।
ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ इतनी नॉलेज रखनी है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन ही क्यों निकल रही है? क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन था ना, कोई और तो होता तो कोई और गैस निकल रही होती। अभी आगे देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है एसिड के रिएक्शन से, वो कैसे निकलती है वो आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को इसमें इशू क्या होता है, देखो अब इक्वेशन बैलेंसिंग करनी होती है तुम्हें। अब जरूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड पे उतने नंबर ऑफ एटम राइट साइड पे भी हो। ठीक है, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें हाइड्रोजन H2 गैस है, लेफ्ट साइड पे HCl1 हाइड्रोजन था उसमें HCl में। तो आपने अब इसकी इक्वेशन बैलेंसिंग करनी है, और इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करोगे? राइट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, तो लेफ्ट साइड पे आपने HCl की जगह 2 लगा दिया, तो हो गया हाइड्रोजन 2। अब Cl भी 2 हो गए, तो फिर आपने Cl2 करने के लिए राइट साइड पे NaCl के साथ 2 लगाना पड़ेगा। अब जब NaCl के साथ 2 लगा दिया तो Na भी 2 हो गए, तो फिर आपने दोबारा लेफ्ट साइड पे सोडियम के साथ 2 लगाना पड़ेगा। तो आपने फिर इक्वेशन बैलेंसिंग करनी है। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, HCl रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम मेटल। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन इसकी बैलेंसिंग के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। आगे और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Cl2 थे, यहाँ पे लगाया Cl2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड पे 2 थे। होपफुली इक्वेशन बैलेंसिंग कर लोगे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, तो सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में देखो सोडियम का चार्ज 1 होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, तो Na2SO4 ये फॉर्मूला बनेगा, और गैस हाइड्रोजन गैस। सही है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो सोडियम के साथ। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक? देखो क्लास हम एसिड खत्म करके करेंगे, थोड़ी सी और जाएगी क्लास आगे। अच्छा अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 रिएक्ट हो रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनेगा, क्योंकि Mg+2 होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, MgSO4 इसका फॉर्मूला बनता है, और हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमने पहला रिएक्शन क्या पढ़ा? पहला रिएक्शन है एसिड रिएक्टिंग विद मेटल। ठीक है, एसिड का दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है जब एसिड रिएक्ट करता है विद अ बेस या मेटल ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। बेस को हम मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, क्यों मेटल ऑक्साइड कहते हैं? क्योंकि अभी जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो उसमें देखोगे तो एसिड और बेस जो बनता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड मैंने लिया HCl, बेस मैंने ली लेट से सोडियम ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा? सॉल्ट NaCl और वाटर H2O। बस इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे 2 लगा दोगे, ये इक्वेशन खुद से बनाओगे और बैलेंसिंग करने की कोशिश करोगे इनकी। अच्छा दूसरी एग्जांपल लेते हैं, HCl रिएक्ट हो रहा है विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं की है, बैलेंस करनी है तो यहाँ 2 लगा दोगे, ये भी बैलेंस हो जाएगी, यहाँ 2 और यहाँ 2। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें H2SO4 रिएक्टिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनता है जब एसिड रिएक्ट करता है विद द बेस। अच्छा अब देखो जो मैं बेस की बात कर रहा हूँ ना,
देखो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। अब जो मैंने तुम लोगों से इतनी देर से बात कर रहा था ना कि बेस और अल्कली अलग अलग होता है, तो बेस एक्चुअली क्या होता है, एसिड जिससे रिएक्ट कर जाए। ठीक है, बेस में हमारे पास जो है वो मेटल ऑक्साइड्स आती हैं। मेटल ऑक्साइड्स में क्या क्या आ सकता है, कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, तो वो मेटल ऑक्साइड होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत मेटल्स तुम देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई। सही है, दीज आर बेसिस। लेकिन इसमें कहीं OH नेगेटिव आयन तो नहीं है ना। OH नेगेटिव आयन जिनके पास होगा वो एल्कली होगी। ठीक है, दीज आर ओनली बेसिस, बट बेसिस डू रिएक्ट विद एसिड्स। तो इस बेस की जगह पे ना मैं ये भी लिख सकता हूँ, जो एसिड का रिएक्शन विद बेस या मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड होगी वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगी। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ इसमें। अगर मैं आपसे कहूं कि एसिड का रिएक्शन विद अल्कली, तो बेस और अल्कली में फर्क देखना अब क्या होता है। प्रोडक्ट वही बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब लेट से मेरे पास एसिड है HCl और अल्कली में OH होता है। अल्कली मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। फर्क क्या है, जहां पे सोडियम ऑक्साइड था ऊपर, यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड थी, इसको बेस कहते हैं या मेटल ऑक्साइड। बेस इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ अल्कली है। ठीक है, अल्कली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन देगा, और क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो इसलिए इसको बेस भी कहते हैं। असल में बेस और अल्कली जो है ना, पहले असल में हर चीज बेस होती है, उसको पानी में डालो और पानी में डालने पे अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो वो अल्कली है। देखो मैं तुम्हें जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास बेस है, एक बेस है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और एक बेस है मेरे पास बेरियम ऑक्साइड। बेरियम भी मेटल है ग्रुप 2 का। ये एसिड से रिएक्ट करेगी। ठीक है, दोनों दोनों एसिड से रिएक्ट करेंगे। लेकिन फर्क क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो सॉल्युबल बेस है, पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। बेरियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल बेस है, पानी में डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगी, ऐसी सॉलिड बेरियम ऑक्साइड ही रहेगा। सॉल्युबल मतलब डिसॉल्व इन वाटर। इनसॉल्युबल मतलब डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सही है, लेकिन ये दोनों की दोनों सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, एसिड से तो रिएक्ट करेगी। जो सॉल्युबल बेस होगी ना वो पानी पे डालने पे पता है क्या बन जाएगी, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना वो पानी पे डालने पे बन जाएगा अल्कली, पानी में डिसॉल्व होने के बाद। और कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रहेगा बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ये अल्कली बन गया। एसिड से ये भी रिएक्ट करेगा। सही है, तो बात समझ आई। तो जो बेस है ना वो एसिड से रिएक्ट करती है, सॉल्युबल बेसिस अल्कली होती है जिसके पास OH नेगेटिव आयन है। दोनों का काम क्या है, दोनों एसिड से रिएक्ट कर जाती है, मतलब एसिड का काउंटर पार्ट है दोनों। जैसा एसिड है उसका अपोजिट है, इसलिए जहाँ अल्कली था उसको कभी कभार बेस कह देते हैं, जो बेस है उसको भी अल्कली कह देते हैं। लेकिन हमें फर्क पता होना चाहिए। फर्क क्या है कि ओनली दोज बेसिस विच डिसॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स OH नेगेटिव आयंस आर नोन एज अल्कलीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अच्छा चलो आगे एक दो रिएक्शन और देखो ताकि ये खत्म हो। तीन रिएक्शन पढ़ लिए, एसिड मेटल, एसिड मेटल ऑक्साइड, एसिड अल्कली।
चौथा रिएक्शन है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। और जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बोनेट क्या होता है? अगर तुम लोगों को पहला चैप्टर बल्कि दूसरा चैप्टर याद हो तो कार्बोनेट एनाइन जो होता है वो ये होता है CO3 नेगेटिव। अब मेरे पास मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो Na पॉजिटिव होगा, Ca3 नेगेटिव होगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2CO3। ठीक है। एसिड मेरे पास HCl है, एसिड और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? मेटल इसमें ये है Na और Cl, NaCl, वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। तो कार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्शन होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और फिर इस इक्वेशन को तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे Na2 है तो यहाँ पे तुम 2 लगा दोगे तो Cl भी 2 हो जाएंगे, तो HCl के साथ 2 लगाना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारे पास ये इक्वेशन बैलेंस होगी। सही है। एक एग्जांपल और दे लेते हैं इसकी। हमारे पास जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। HNO3 इज रिएक्टिंग विद लेट्स से सोडियम कार्बोनेट के साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ करा देते हैं। कैल्शियम सल्फेट होगा ना, आपने कैल्शियम क्लोराइड कर दिया है, कैल्शियम सल्फेट होगा। ओह यस, सॉरी। बस भी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। यहाँ बताओ नाइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 और 2 आएगा बाहर, क्योंकि मैग्नीशियम +2 होता है और नाइट्रेट NO3 -1 होता है प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। इसको बैलेंस करना है। देखो नाइट्रेट NO3 पूरा 2 हो गया है तो तुम्हें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है। तो हमारे पास ये रिएक्शंस थे एसिड के, एसिड प्लस मेटल्स। इसको समराइज कर लेते हैं सारा। तुम्हें जो आज की क्लास में तुमने पढ़ा है, मैंने तुमसे बोला एसिड की डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है उसकी विद डेफिनेशन, वीक एसिड क्या होता है उसकी विद डेफिनेशन। ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखी, जिसमें हमने देखा कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, करोसिव होते हैं, और 3 इंडिकेटर्स देखे। ठीक है। इंडिकेटर्स में हमारे पास लिटमस था, फिनोफिथिलीन था और मिथाइल ऑरेंज था। फिर हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड देखे। रिएक्शन ऑफ एसिड में हमने 4 रिएक्शंस देखे। 4 रिएक्शन में हमने क्या देखा कि एसिड अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा रिएक्शन हमने क्या देखा कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड या बेस, इनसॉल्युबल बेस या सॉल्युबल बेस या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर H2O। तीसरा रिएक्शन हमने क्या देखा कि अगर एसिड एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, एल्कली क्या? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ठीक है। इसके अलावा कुछ यूजेस ऑफ एसिड भी हैं हमारे सिलेबस में। एसिड का यूज क्या है, एसिड को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। यूजेस अगर अपने अराउंड देखो तो कार बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यूज होता है। हमने बात की थी ना, एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्यों? क्योंकि वो फ्री आयंस देता है। इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है एसिड? क्योंकि वो फ्री आयंस सॉल्यूशन में देता है, और फ्री आयंस कौन से देता है? H पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, ठीक है। इसलिए हम लोग कार बैटरीज में हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। जब भी अगर कार बैटरीज देखो, यूपीएस की बैटरीज देखो, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डलता है वो H2SO4 होता है, किसी ने अगर डलवाया हो जाके, ठीक है। तो इसका एसिड का एक यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज एन electrolyte in car batteries। ठीक है। फिर उसके अलावा ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है, खाद। फिर डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है, कपड़े जिससे धुलते हैं। फिर एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए यूज होता है, बॉम्ब वगैरह, ठीक है। अच्छा, जो वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के यूजेस हैं सारे। जो वीक एसिड होता है ना, वो खाने में यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। जैसे इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, एज अ विनेगर यूज होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, उसको क्यों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं? कोक, स्प्राइट, पेप्सी, क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। फिर उसके अलावा फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है, फूड में फ्लेवर देने के लिए। तो फूड में उसके यूजेस क्या क्या है? फ्लेवर देने के लिए यूज होता है, टेस्ट के लिए, प्रिजर्वेटिव, एसिटिक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। मतलब कुछ फूड है जो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा अरसे तक खराब ना हो, तो हम लोग उसको एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड में या विनेगर में डाल के रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा एसिड जो है ना, वो रस्ट साफ करने के लिए भी होता है। रस्ट क्या होता है? रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स। रस्ट होता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे आयरन हो गया, वो जंग उनको लग जाता है ना, तो जंग को खत्म करने के लिए भी एसिड यूज होता है। इसकी इक्वेशन याद नहीं करनी है, लेकिन एक बार पेपर में इसकी इक्वेशन आई थी, बनी हुई आई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था। जैसे आयरन ऑक्साइड होती है ना, ये रस्ट होता है, मेटल के ऊपर लगा हुआ है, ये इसमें एसिड डाल दिया H2SO4 इसके ऊपर। तुम लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसमें वो कोक से जंग साफ कर रहा होता है गाड़ी के बम्पर का? गाड़ी के बम्पर जो होते हैं, जो मेटल के बने होते हैं, जीप वगैरह पे, तो वो रेड रेड कलर के हो जाते हैं। वो उस पे जो कोक डाल के साफ करता है, वो असल में क्या होता है? कोक में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड उसको साफ कर रहा होता है। तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना जंग का, वो होता है Fe2O3। आयरन का कोई भी मेटल बना हुआ है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रस्ट जब पकड़ेगा, जंग खाएगा, तो वो Fe से कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में। ये हम पढ़ेंगे आगे मेटल्स के चैप्टर में, ठीक है। याद रखना लेकिन ये बात ना। और जब वो उस पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर आयरन सल्फेट बना देता है, मतलब रस्ट को हटा देता है मेटल पे से। इसलिए वो मेटल जो है दोबारा से नीचे वाली लेयर उसकी निकलती है, तो वो शाइनी शाइनी दिख रहा होता है, सही है। उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी एसिड यूज होता है। मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, ये इतने तुम्हारे लिए काफी हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एसिड खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा से बेस स्टार्ट करेंगे। जैसे एसिड के रिएक्शन और यूजेस और प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, इसी तरह बेस के लिए सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, और फिर अगेन इसके पास पेपर्स करेंगे। लेकिन इसमें सॉल्ट्स पढ़ने के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिस काम के लिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन क्या होती है? जब एसिड और एल्कली रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस नहीं,
कल हम जो टाइट्रेशन कर रहे थे, ब्यूरेट और फ्लास्क था, उसमें सोल्यूशन थे ना दोनों, फ्लास्क में भी सोल्यूशन था, ब्यूरेट से भी सोल्यूशन गिर रहा था। तो एसिड और एल्कली जब रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है, आज की क्लास एंड कर रहे हैं यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।